हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी और आज की क्लास में लाए हैं हम आपका एक नया चैप्टर जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। ये जो चैप्टर है ये मनु भंडारी जी ने लिखा है और इस चैप्टर में इन्होंने अपने जीवन के बारे में, इसको हम जीवनी भी नहीं कह सकते हैं, आत्म कथा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आत्मकथा का ही एक स्वरूप है क्योंकि मनु भंडारी जी ने अपने जीवन के बारे में कुछ यहाँ पर स्वयं बताया है, कुछ घटनाओं के बारे में बताया है और कुछ कुछ बातें। एक इसे आत्मकथा नहीं कह सकते हैं क्योंकि आत्मकथा में आपको जो है चीजें शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी चीजें जो है आपको एक सीक्वेंस में दिया जाता है, लेकिन यहाँ मनु भंडारी जी ने अपने जीवन की जो है कुछ स्मृतियां आपके सामने प्रस्तुत की है और उनके जीवन के बारे में हम यहाँ पर कुछ जानेंगे। तो आइए, इनका जन्म हुआ था सन 1931 में, गांव भानुपुरा और जिला है मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। परंतु उनकी जो इंटर तक की दीक्षा है, शिक्षा दीक्षा है, वो राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के जो है मिरांडा हाउस कॉलेज की जो है वो अध्यापन कार्य से उन्होंने क्या किया था, अवकाश प्राप्त किया था। सन 2021 में इनका देहांत हो गया था, यानी कि अभी अभी जो है इनका देहांत हुआ है। अब ये जो कहानी है, एक कहानी यह भी, इसमें जो है इस नाम से आत्मकथ्य का यहाँ पर प्रकाशन है। आत्मकथ्य क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन की कुछ घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है और स्वयं इस बात को उन्होंने यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये आत्मकथा नहीं लेकिन आत्मकथ्य है, क्योंकि जीवन की कुछ घटनाओं को, कुछ स्मृतियों को आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, साथ में इनकी जो है यहाँ पर कुछ लेखन, जो उनकी रचनाएं हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। एक प्लेड सैलाब, मैं हार गई यही सच है, और त्रिशंकु ये कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज ये उपन्यास है। अनेक जो है इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। साथ में जो यहाँ पर आपके पास चैप्टर में है एक कहानी यह भी, ये आत्मकथ्य का प्रकाशन है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से भारत भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों को शामिल है। मनु भंडारी की कहानियां जो है यूं या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की, उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी जो है अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। चलिए, अब यहाँ पर जैसे जो आपका एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। आत्मकथा क्या होती है? जिसमें आपको जो है पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कि यानी कि उनका जन्म कब हुआ, जन्म के बाद कैसे उनका बचपन बीता, हर घटना को जो है आत्मकथा में लिखा जाता है। तो ऐसा सिलसिलेवार उन्होंने कोई आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। सिर्फ यहाँ उन्होंने उन व्यक्तियों के बारे में बताया है जो उनके लेखन कार्य में, जिन्होंने जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनसे जो है वो प्रभावित हुए हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। तो यहाँ पर जो इन्होंने आत्मकथ्य लिखा है, जो आपके सामने आपके सिलेबस में है, उसमें जो है उन्होंने अपने पिता के बारे में, साथ में उनके जो प्राचार्य थी शीला दीक्षित, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने, शीला अग्रवाल सॉरी, तो उनका व्यक्तित्व यहाँ पर विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 1946-47 की आजादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होते हुए लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें जो है उनका उत्साह, ओज, संगठन और क्षमता और विरोध करने का जो तरीका है, देखते ही बनता है। ठीक है, तो ये जो है इस कहानी में यहाँ पर ये सब बातें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में
तो आपके चैप्टर का नाम है एक कहानी यह। तो बेसिकली ये जो कहानी है ये मनु भंडारी जी ने अपने जीवन के बारे में लिखा है और खासकर उन पड़ावों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है जो किशोर अवस्था में उनके सामने घटित हुआ। तो कहती है, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। किसको कह रही है? खुद को बता रही है कि मैंने जन्म कहाँ लिया था? मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिले मकान से। लेकिन जहां से जो है ये आप कहानी अपनी लिख रही हैं आपके सामने, कहती है मेरी यादों का जो सिलसिला है वो शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिले मकान में वो रहा करती थी, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यानी कि उनके पिताजी ऊपरी मंजिल में रहते थे, 2 मंजिले मकान में ही रहा करते थे और वो भी कहते हैं अजमेर में। ठीक है, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर जो है डिक्टेशन देते रहते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मनु भंडारी जी ने क्या कहा कि मेरी यादों का जो सिलसिला है वो अजमेर से शुरू होता है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। अब इनकी यादों का सिलसिला यानी कि बाद में जन्म के बाद ये कहाँ चले गए थे? अजमेर चले गए थे। ठीक है, वहां पर इनका 2 मंजिला मकान था जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, अर्थात पिताजी वहां उनके पिताजी वहां रहा करते थे। अब देखिए पिताजी की रहने की जो व्यवस्था थी किस तरह से थी। कहती हैं, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर कुछ डिक्टेशन देते रहते थे। तो इनके जो पिताजी थे वो जो है ऊपरी मंजिल में रहते थे, पुस्तकें इनकी बिल्कुल जो है अव्यवस्थित तरीके से फैली रहती थी। ठीक है, और इन अखबारों के बीच, अखबारें सभी चीजें वहां पर, पुस्तकें और अखबार सब चीज वहां रखते थे और अव्यवस्थित तरीके से रखते थे, यानी कि कोई भी चीज कहीं भी फैला करके वो रख देते थे। कहती है वो कुछ या तो पढ़ते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। तो कहती है उनकी माँ जो है कम पढ़ी, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। तो नीचे जो है हम रहते थे सब भाई बहनों के साथ, हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक, अब जो है यहाँ अपनी माँ के बारे में बताती है मनु भंडारी कि उनकी माँ जो है कम पढ़ी लिखी थी। ठीक है, और व्यक्तित्व विहीन क्यों वो कहती थी अपनी माँ को? तो कहती है सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहती थी। तो कहती है अपनी माँ को वो ऐसा क्यों कह रही है व्यक्तित्व विहीन? क्योंकि उनकी माँ जो है अपने बच्चों की साथ में अपने पति की आज्ञा का पालन करती रहती थी और हमारी इच्छाओं की ही पूर्ति करती रहती थी। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि पिताजी अजमेर से पहले इंदौर में रहते थे जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। अजमेर से पहले भी वो इंदौर में रहा करते थे मनु भंडारी लेखिका के पिताजी। उनका जो है वहां पर बड़ा सम्मान था, उनकी जो है बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान भी था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस में जो है वो जुड़े हुए थे, साथ में वो समाज सुधार का कार्य भी किया करते थे। आगे मनु भंडारी ने बताया शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे बल्कि उन दिनों 8-8 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। तो कहते हैं वो सिर्फ उपदेश नहीं देते थे शिक्षा के, बल्कि अपने घर में 8-10 बच्चों को जो है वो पढ़ाया करते थे, जिसमें जो है कई लोग जो है बाद में जो है ऊंचे ऊंचे पदों पर भी वो जो है आसीन हुए। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। वो बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। तो अपने पिता का व्यक्तित्व तो बताती है लेखिका कि एक और मेरे पिताजी जो है शिक्षा का जो है उपदेश देते थे, लेकिन सिर्फ उपदेश नहीं देते थे बल्कि 8-8 10-10 लोग बच्चों को वो अपने घर में बुला करके पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो कहते हैं ये उनके अच्छे दिन थे, खुशहाली के दिन थे। उनकी दरियादली की जो उनकी मतलब उनका जो दिल था वो बहुत अच्छा था, वो गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, तो उनके चर्चे थे उस समय।
एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। तो अपने पिता का व्यक्तित्व बताते। एक ओर तो वो क्या थे, बेहद कोमल थे, संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन दूसरी ओर वो क्रोधी भी थे, गुस्सा करने वाले थे और अहमवादी थी, ईगो। ठीक है, पर यह सब तो मैंने केवल सुना है। अब मनु भंडारी बताती हैं कि ये बात तो मैंने सिर्फ सुना है, मैंने देखा नहीं है ऐसा कुछ। तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। यानी कि पहले उनमें ये सब गुण थे, वे बड़े ही कोमल व्यक्ति थे, संवेदनशील व्यक्ति थे, बड़े प्रतिष्ठित थे, सम्मानित व्यक्ति थे। लेकिन अब इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ एक बहुत बड़े आर्थिक झटके ने, यानी कि पैसों की तंगी ने जो है उनको जो है क्या कर दिया, बिल्कुल बदल दिया। क्यों, वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया। तो अब जो है यहाँ पर क्या हुआ उनके साथ, पहले वो इंदौर में रहा करते थे, लेकिन वहां पर उनको जो है आर्थिक झटका, यानी उनको जो है पैसों की बड़ी तंगी आ गई। ठीक है, तो जहां से उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर, और अब जो है वो कहाँ आ गए थे, अजमेर आ गए थे इंदौर से। ठीक है, तो यहाँ भी उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया, यानी कि पैसा, जिससे जो है उनके परिवार की स्थिति ठीक हो सकती थी, पर जो है अर्थ नहीं दिया। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो वो जितने अच्छे व्यक्ति थे, अब वो जो है उनका जो है सभी चीजें वो क्या हो गई, बिल्कुल नकारात्मकता की तरफ चली गई। जितने सकारात्मक पहलू थे उन सबको जो है उसने निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और आर्थिक विफारित विस्फारित उनका जो है अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार जो है बनाए। तो अब वो क्या थे, वो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। ठीक है, लेकिन उनमें अहम इतना था, ईगो इतना था कि वो ना तो अपने परिवार को जो है अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते थे। ठीक है, नवाबी आदतें थी उनकी। ठीक है, अधूरी और महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती और थरथराती रहती थी। अब देखिए, उनके जो हौसले थे, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, वो शीर्ष पर थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब देखिए, कोई व्यक्ति जो है बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन स्थिति और परिस्थितियां उसे बिल्कुल विपरीत दिशा में जब ले जाए, तो फिर वो जो है क्रोध का, तो वो जो उसका मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल विपरीत व्यक्ति बन जाता है, उसका व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो वो जो है बिल्कुल उनकी जो आदतें थी वो नवाबी आदतें थी, साथ में अधूरी महत्वाकांक्षा, यानी वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अब कमजोर हो चुकी थी। इस कारण से उनकी जो आदतें थी वो अब बिल्कुल बदल गई थी। ठीक है, तो कहते हैं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना उनको क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती और थरथराती रहती थी। यानी कि अब देखिए, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अब घर में वो जो है अपनी पत्नी पर ही जो है सारा क्रोध जो है निकालते थे। ठीक है, तो उनकी पत्नी जो है, यानी कि लेखिका की जो माँ है, वो बहुत डरती थी उनसे, वो कपाती थी और थरथराती थी, कहती थी अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी। यानी कि इनके साथ धोखा हुआ था, और वो धोखा किया था इनके अपनों ने, इनके पिता के साथ। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था। अब देखिए, उनके जो अपने थे उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए इनके पिता जो है अब शक्की किस्म के व्यक्ति बन गए थे।
ठीक है। तो अब क्या हुआ, वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। इनके किसी अपने ने इनको बहुत बड़ा धोखा दिया, आर्थिक तंगी आ गई। तो अब ये जो है, क्योंकि अब कोई अपना जिसके साथ जिसको ये अपना सब कुछ करते थे, उन्होंने जब इन्हें जो है धोखा दिया, तो अब ये अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर भी शक करने लग गए थे। तो कहते हैं जाने जब तक हम लोग भी इसकी चपेट में आते ही रहते थे। यह यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही। अब कहती है यहाँ मनु भंडारी कि मैं अपने पिता की ये जो गाथा है वो इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव ज्ञान करना है, कि मुझे जो है उनके गौरव के बारे में बताना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गूंथी हुई है, कि यानी कि इनके कौन से व्यक्तित्व का प्रभाव जो है मेरे व्यक्तित्व पर पड़ा है, या कि अनजाने अनचाहे किए उसके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। तो अब जो है लेखिका बताती है कि मैं काली थी और साथ बचपन में दुबली और मरियल जैसी थी। ठीक है। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। तो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। अब यहाँ पर मनु भंडारी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों की तुलना करते हैं, टीचर बच्चों की तुलना करते हैं। ये तुलना जो है हमेशा, जैसे कि यहाँ लेखिका ने भी बताया कि मुझे आज मान है, सम्मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, सब कुछ होने के बाद भी मेरे अंदर एक हीन भावना है। क्यों, ये कमजोरी क्यों है? कहती है मेरी बड़ी बहन जो है, मैं बचपन में क्या थी, काली थी और मरियल सी थी, बड़ी कमजोर थी। लेकिन मुझसे 2 साल बड़ी मेरी बहन सुशीला, वो जो है गोरी थी, हंसमुख थी। तो उसकी जो है तुलना उनके पिता जो है मनु भंडारी से क्या करते थे। ठीक है। और कहती हैं कि क्या यही हीन भावना की मैं कमजोर शिकार हो गई हूँ, कि आज भी, यानी कि आज इस उम्र के इस पड़ाव में भी मनु भंडारी लेखिका के अंदर जो है एक प्रकार से हीन भावना उभर आई है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। तो मनु भंडारी ने कहा कि मैं जो हूँ, हिंदी साहित्य में मैंने कई लेख लिखे हैं, कई रचनाएं मैंने करी, और जब कहीं मुझे मान, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन मेरे अंदर तब भी हीन भावना है। शायद ये उसी का परिणाम है जो उनके पिता बचपन में उनकी बहन सुशीला और उनके साथ जो है इनकी कंपैरिजन करते थे, इनकी तुलना करते थे कि देखो वो तो ऐसी है, वो ऐसी है, तुम ऐसे हो। तो कभी भी जो है ऐसी तुलना, वो बताया जाता है, आप पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए और टीचर्स को भी किसी बच्चे के साथ, क्योंकि हर बच्चे की अपनी खामी होती है, अपनी उसके अंदर अपने गुण होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे जो पिताजी थे वो तुलना किया करते थे, मुझे जो है हीन समझा जाता था परिवार में, क्योंकि मैं काली थी, मरियल सी थी, बड़ी कमजोर थी, अस्वस्थ रहती थी। इसलिए मेरे पिता जो है मेरी कंपैरिजन, मेरी तुलना मेरी बहन से करते थे। मेरे अंदर बचपन से ही वही गुण आ गए हैं। शायद मैं जो हूँ उस हीन भावना का शिकार हो चुकी हूँ। इसलिए आज मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और सम्मान होने के बावजूद भी मुझे अपने अंदर जो है वो विश्वास नहीं जागता है कि हाँ मैं ही हूँ। ठीक है। तो अब क्या कहती है यहाँ, आज भी परिचय कराते हुए, तो देखिए जब कोई महान व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो मेरा परिचय कराते हैं। जब कोई विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को आती हूँ। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? कहती हैं शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। कई बार पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और बच्चे, देखिए हमारा दिमाग कैसा है,
हमारी बुद्धि, हमारी चेतन और अचेतन, आपके अचेतन मन में बहुत सारी बातें जो हैं छिपी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखिका ने क्या कहा कि शायद बचपन में जिस भावना का, जिस हीन भावना का मैं शिकार हुई थी, वो कहीं जाकर के मेरे अचेतन मन में वो बस गई है, वो परत बन चुकी है। कहती हैं आज भी लोग जो है जब मुझे सम्मान देते हैं, मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, कोई मेरी उपलब्धियों का जिक्र कराता है, तो मुझे जो है मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि मैं गड़ने गड़ने को ही आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पिता ने उनके साथ जो है इतना ऐसी तुलना का जो व्यवहार किया था, वो अभी भी जो है अपने पर विश्वास नहीं कर सकती है कि शायद मैंने ही किया है ये। स्वयं जो है अपनी रचनाओं को जो है जब उनके आगे से जो है इस प्रकार से उनको सम्मान दिया जाता है, तो लेखिका को जो है एक हीन भावना की जो है बदबू आती है कि शायद मैं जो है ये नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ लेखिका ने कहा कि मुझे जो है भरोसा नहीं होता है कि ये सब कुछ मैंने ही किया, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है कि तुक्के से हुआ है सब कुछ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो ऐसे लेखिका कहती हैं कि मेरे पिता ने मेरे मन में जो हीन भावना का जो विकास किया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सब तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस सच्चे स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उसके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। यानी कि मेरे पिता जो शक करते थे वही मेरे अंदर आकर के बस गए। ठीक है, कहते हैं बहुत अपनों के हाथों जो है विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, यानी कि उनके पिता को जो है अपनों ने क्या दिया था, विश्वासघात किया था, उस व्यथा से उपजा हुआ शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी के किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती थी, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। तो अब जो है मनु भंडारी कहते हैं कि जो शक स्वभाव मेरा बन गया है कि मैं खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाती हूँ, जब लोग मेरी जो है तारीफ करते हैं तो मुझे लगता है सब तुक्का हुआ है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि पिता ने उन्हें जो है बचपन से ही उस प्रकार की बातें उनके मन में डाल दी थी। तो कहती है मैं शक्की स्वभाव की भी हो गई। कहती है मेरे पिता के कितने गुण न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में तो कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में। ठीक है, मैं तो कहती है मैं तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। ठीक है, तो कहती मेरे पिता के जो गुण हैं वो सभी गुण लगभग जो है कई रूपों में मेरे अंदर आ चुके हैं। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उसमें मुक्त तो नहीं कर सकता है। यानी कि मैं जो हूँ, चाहे मैं बाहरी स्वरूप में जो है भले ही बिल्कुल अलग हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के उन गुणों से जो है बिल्कुल वो गुण जो है मेरे अंदर आकर के बस चुके हैं। ठीक है, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेबड़ी लिखी माँ। अब जो है अपनी माँ के बारे में इस पैरा में मनु भंडारी ने क्या कहा कि मेरे पिता ने जो तुलना की, वो जो है तुलना, वो हीन भावना मेरे अंदर बैठ गई है। मेरे पिता ने जो सखी स्वभाव था, वो सखी स्वभाव अब मेरा भी हो चुका है, क्योंकि मुझे उनसे ही ये प्रेरणा मिली है, क्योंकि उनके अपनों ने उनको जो है विश्वासघात दिया था, इसलिए वो सब पर शक करते थे। और अब जो है मैं खुद पर ही विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि ये मैंने ही किया है, मुझे ऐसा लगता है सब तुक्का है। ठीक है ना, तो अब जो है आगे बताती हैं, पिता के बिल्कुल विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अब अपनी माता जी के बारे में यहाँ पर मनु भंडारी बताती हैं कि जैसे हमारे पिताजी थे, उनके बिल्कुल विपरीत उनकी बेपढ़ी लिखी यानी कि कम पढ़ी लिखी उनकी माँ थी। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। कहती हैं मेरी माँ में इतनी सहन शक्ति थी कि शायद धरती में उससे कम। उन्होंने क्या कहा कि धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों का हर उचित अनुचित
फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े ही सहज भाव से स्वीकार करती थी। तो उनकी जो पिताजी की जो फरमाइशें होती थी, हर फरमाइश को वो पूरा करती थी। हमारी जितने भी जिद थी, हमारी जितनी फरमाइशें थी, सबको वो अपना फर्ज समझकर बड़े ही सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा कुछ भी नहीं चाहा, केवल दिया ही है। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। कहती है मेरे अंदर जो है मेरे पिता का स्वभाव ही ज्यादा है। तो कहती है मेरी माँ जो है बड़ी सहन शक्ति थी, वो सहन करती थी पिता की जातियों को भी। पिता जो है क्रोध करते थे, सब करते थे, उन सब का जो है वो सहन करती थी। उनमें जो है बहुत सहन शक्ति थी, बहुत धैर्य था। तो अब मन्नू भंडारी क्या कहती हैं कि इन सब गुणों से मैं जो हूँ इसको जो है मैं स्वीकार नहीं कर पाई, मेरे अंदर वो गुण नहीं आए। कहती हैं यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह जो है पैतृक पुराण जो है नहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब कहती हैं कि अब जो है जो मेरे माँ और पिता, उनकी माताजी और पिताजी थे, इन सबको मैं समाप्त करके अब अपनी पर लौटती हूँ, यानी कि अपने बारे में आपको बताती हूँ। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।